क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल का चैप्टर 4 आज हम करेंगे लैंडस्केप ऑफ द सोल, जिसको लिखा है नेथेली ट्रेवेरॉय ने। तो देखते हैं स्टोरी क्या है। अ वंडरफुल ओल्ड टेल इज़ टोल्ड अबाउट द पेंटर वू दाओजी। बहुत ही अद्भुत एक स्टोरी कही जाती है पेंटर वू दाओजी। वू दाओजी ये पेंटर का नाम है, उसके बारे में एक अद्भुत स्टोरी है। हु लिव्ड इन द 8th सेंचुरी, जो 8वीं सदी में रहता था। हिज लास्ट पेंटिंग वॉज अ लैंडस्केप कमीशनड बाय द टेंग एम्परर जुआंगजोंग। और उसका जो लास्ट पेंटिंग था, क्योंकि वो पेंटर था, तो उसका जो लास्ट पेंटिंग था वो एक लैंडस्केप था। और इसको बनाने के लिए टेंग एम्परर जुआंगजोंग ने कहा था, यानी जुआंगजोंग नाम का एक एम्परर था टेंग का, और उसने उसको कहा था। कमीशन्ड से मतलब है टोल्ड टू मेक, यानी उसने कहा था कि तुम एक बड़ा सा लैंडस्केप बनाओ टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। उसका जो पैलेस था, महल था, उसकी दीवार को डेकोरेट करने के लिए। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन। जब उस मास्टर ने यानी पेंटर ने वो पेंटिंग बना दी, तब उसने उसको स्क्रीन के पीछे छिपा दिया। सो ओनली द एम्परर वुड सी इट, ताकि सिर्फ एम्परर ही उसको देख सके। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर एडमायर्ड द वंडरफुल सीन। और बहुत लंबे समय तक जो एम्परर है वो उस सीन को प्रशंसा करता रहा। डिस्कवरिंग फॉरेस्ट्स, हाई माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन एन इमेंस स्काई, मैन ऑन हिली पाथ्स, बर्ड्स इन फ्लाइट। यानी कि उस चित्र में क्या क्या चीज़ें अंकित थी, तो उसमें एक अद्भुत सीन था जिसमें फॉरेस्ट, जंगल थे, ऊंचे ऊंचे पर्वत थे, पहाड़ थे, वाटरफॉल्स थे, क्लाउड्स फ्लोटिंग इन द इमेंस स्काई, बादल स्काई में दिख रहे थे, और एंड जो छोटी छोटी पहाड़ियों के जो पाथ्स होते हैं वहाँ पर चलते हुए लोग उसमें दिख रहे थे, एंड बर्ड्स, उड़ते हुए पंछी उसमें दिख रहे थे। यानी कि एक चित्र, एक पेंटिंग ऐसा था कि जिसमें पूरा कुदरती दृश्य, नेचुरल सीन बताया गया था। लुक सायर, सेड द पेंटर। पेंटर ने कहा कि देखिए, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन ड्वेल्स अ स्पिरिट। ये जो केव है, मतलब केव कहाँ है, तो वो जो पूरा चित्र है, लैंडस्केप उसने जो बनाया है दीवार के ऊपर, वहाँ पर उसमें केव उसने बनाई हुई है, यानी कि उसने चित्रित की हुई है, अंकित की हुई है। कहाँ पर? फुट ऑफ द माउंटेन, यानी जो पहाड़ी है उसके नीचे, उसमें ड्वेल्स अ स्पिरिट, उसमें एक स्पिरिट, एक आत्मा रहती है। तो पेंटर ने क्या कहा? राजा को ध्यान से सुनना। राजा को कहा कि ये जो चित्र है, चित्र में ये जो पहाड़ी है उसके बिल्कुल फुट में, यानी कि नीचे जहाँ पर केव बनी हुई है, उस केव में एक आत्मा रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन। और पेंटर ने अपने हाथ से ताली बजाई और उस केव का दरवाज़ा खुल गया। द इनसाइड इज़ स्प्लेंडिड बियॉन्ड एनीथिंग वर्ड्स कैन कन्वे। और अंदर का दृश्य इतना अद्भुत था कि शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता था। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। और उसने कहा कि मैं आपको अंदर का रास्ता दिखाता हूँ। द पेंटर एंटर्ड द केव। पेंटर जो था वो उस केव में, क्योंकि उसका दरवाज़ा खुल गया था, तो उस केव में वो प्रवेश किया उसने। बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम। लेकिन जैसे ही उसने प्रवेश किया कि उसके पीछे जो दरवाज़ा बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टनिश्ड एम्परर कुड मूव और अटर अ वर्ड, द पेंटिंग हैड वेनिश्ड फ्रॉम द वॉल। और वो राजा देखते ही देखते, राजा उसको कुछ कहे या उसमें जाने की कोशिश करे, उसके पहले ही वो दीवार के ऊपर जो पूरा चित्र था वो अदृश्य हो गया। नॉट अ ट्रेस ऑफ वो दाऊजीज ब्रश वॉज लेफ्ट। और कोई भी निशान उसके ब्रश का वहाँ पर छूटा नहीं। पूरी दीवार पहले जैसी थी, बिना चित्र के वैसे ही बन गई। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। और उसके बाद फिर वो आर्टिस्ट इस दुनिया में कभी भी दिखाई नहीं दिया। तो ये एक स्टोरी है, ये एक वार्ता है। ये सही है या नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये बिल्कुल कल्पना ही है। ये वार्ता ऐसी हो ही नहीं सकती,
कि एक चित्र है दीवार के ऊपर और उसमें केव का चित्र अंकित किया है, फिर उसमें दरवाज़ा खुल जाता है और पेंटर अंदर चला जाता है, फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है। लेकिन ये एक सिंबॉलिक स्टोरी है जो हमें कुछ समझाना चाहती है, लेकिन जैसे जैसे हम लेसन को आगे समझते जाएंगे वैसे वैसे हमें पता चलता जाएगा कि क्या सिंबल ये बयां करती है। सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन चाइनाज़ क्लासिकल एजुकेशन। चाइना का जो पुराना एजुकेशन था उसमें इस प्रकार की स्टोरीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी। द बुक्स ऑफ कॉन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगज़ी आर फुल ऑफ देम। और कॉन्फ्यूशियस ने जो बुक्स लिखी थी, ज़ुआंगज़ी ने जो बुक्स लिखी थी, ये लोग उस समय के वहाँ के फ़िलोसोफ़र हैं। उसमें इस प्रकार की स्टोरीज़ जो है बहुत सारी दी गई है। दे हेल्प्ड द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। और ये जो स्टोरीज़ हैं वो क्या करती है, मास्टर यानी टीचर को जो अपने शिष्यों को समझाता है, अपने शिष्यों को जो एक्सप्लेन करता है, तो उसको राइट डायरेक्शन की ओर गाइड करने में मास्टर को मदद करती है। बियॉन्ड द एनेक्डोट दे आर डीपली रिवीलिंग द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड। यानी कि एनेक्डोट का मतलब है यहाँ पर एक ऐसी स्टोरी, इस प्रकार की स्टोरी जो अभी हमने देखी, ऐसी स्टोरी को हम एनेक्डोट कहेंगे। अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ एन इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस इंसिडेंट, ऐसी कोई स्टोरी जो होती है उससे भी ऊपर उठ करके, क्योंकि ये स्टोरी एक सिंबल है, तो उससे ऊपर उठ करके जो आर्ट का जो स्पिरिट है या तो जो आर्ट है उसको ये क्या करती है, रिवील करती है। यानी कि आर्ट एक्चुअली में क्या कहना चाहती है, इस प्रकार की आर्ट उसको रिवील किया जा सकता है या तो करती है। Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western paintings। अब इसकी कॉन्ट्रास्ट में एक दूसरी भी स्टोरी है कि जो थोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग है, और वो स्टोरी ऐसी है कि जिसमें पेंटर होता है वो एक ड्रैगन ड्रॉ करता है, ड्रैगन बनाता है बड़ा सा, लेकिन उसकी आंखें वो नहीं बनाता है क्योंकि वो डरता है कि अगर वो उसकी आंखें बनाएगा तो वो शायद उड़ जाएगा। तो ये एक स्टोरी है। कहाँ से ये स्टोरी उनको सुनने को मिली है? फ्रॉम माई नेटिव फ्लैंडर्स। नेटिव फ्लैंडर्स, फ्लैंडर्स का मतलब है यहाँ पर ये प्लेस है, अ मेडिवियल कंट्री इन द नॉर्दर्न यूरोप दैट इंक्लूडेड रीजन्स नाउ पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न फ्रांस एंड बेल्जियम एंड सदर्न वेस्टर्न नीदरलैंड्स। कि ये एक प्लेस है और ये उनका नेटिव है ऑथर का, तो वहाँ से उनको ये स्टोरी जानने को मिली है। दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेस्टर्न पेंटिंग्स। और जो वेस्टर्न पेंटिंग्स होते हैं उसकी एक रिप्रेजेंटेशन ये करती है। इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, 15th सेंचुरी में एंटवर्प जो है अ सिटी इन नॉर्दर्न बेल्जियम, नॉर्दर्न बेल्जियम का ये एक सिटी है। तो 15th सेंचुरी की बात है। अ मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेट्सिस फेल इन लव विथ अ पेंटर्स डॉटर। अब एक ब्लैकस्मिथ है यानी लोहार है जिसका नाम है क्विंटन मेस्टिस, वो एक पेंटर की डॉटर के प्यार में पड़ जाता है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। और जो पेंटर है उस लड़की का बाप, वो इस प्रकार के व्यक्ति को यानी कि जो ब्लैकस्मिथ है उसे ऐसे प्रोफेशन वाले व्यक्ति को अपने सन इन लॉ के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहता, इसीलिए वो उसके खिलाफ है। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर्स स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। तो इसलिए वो क्विंटन यानी जो ब्लैकस्मिथ है वो क्या करता है, चोरी छिपी से पेंटर के स्टूडियो में घुस जाता है और पेंटर जिन पैनल्स के ऊपर अपने चित्र बनाता है उस पैनल के ऊपर उसने एक फ्लाई पेंट कर दी with such a delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened। और उसने वो जो चित्र फ्लाई का बनाया वो इतना अद्भुत बनाया था, डेलिकेट रियलिज्म मतलब इतना रियल वो लग रहा था कि वो जैसे कि सही है। तो वो जो पेंटर जब आया और उसने अपने पैनल पर मक्खी बैठी हुई है ऐसा उसको लगा, तो वो उसको उड़ाने गया, स्वेट अवे या उसको मारना या उड़ा देना। तो तब जाके उसको रियलाइज़ हुआ, उसको पता चला कि अरे ये तो किसी ने पेंट किया हुआ है, यानी कि ओरिजिनल मक्खी नहीं है।
क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो। और फिर उसने देखा कि ये क्विंटन ने चित्रित किया है ये मक्खी, और इतना अद्भुत, वो इतनी बारीकी से उसने चित्रित किया है कि देखने वाले को तो पता ही नहीं चलेगा कि ये चित्र है या असली मक्खी है। तो तुरंत ही उसने उसकी कला से प्रभावित होकर के अपने स्टूडियो में एज एन अप्रेंटिस यानी कि ट्रेनी के रूप में उसको एडमिशन दे दिया। ही मैरिड हिज beloved एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज। और फिर उसके बाद उसने उसकी लड़की से शादी की और एक बहुत ही रिनाउंड पेंटर के रूप में वो उभर के आया अपनी एज में। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve। यानी कि ये दोनों जो स्टोरीज़ हैं वो दोनों स्टोरी हमें बताती है, एक एग्ज़ाम्पल के रूप में हमें बताती है कि दोनों के जो मतलब पिक्चर बनाने वाले पेंटर्स जो है वो क्या कन्वे करना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, एक तो है परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस, इल्यूजन का मतलब है भ्रम पैदा होना, तो लाइकनेस यानी उसके जैसा ही। इन यूरोप में द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया, और जो एशिया के जो चित्र बनते हैं उसमें इनर लाइफ एंड स्पिरिट जो है उसकी बात कही जाती है। यानी कि यहाँ पर अब समझो, पहली वाली जो स्टोरी है वो दाओजी की वो स्टोरी, और ये स्टोरी बराबर यूरोप की ये जो स्टोरी है, ये दोनों स्टोरीज़ में क्या अंतर है वो हमें यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो अंतर ये है कि पहला वाला जो है वो इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस यानी कि वो भ्रम पैदा करता है, वो जैसा है वैसा ही दिखता है, जिस प्रकार से उसको चित्रित किया गया है वैसे ही वो दिखता है। और जब एशिया के अगर पिक्चर्स की बात करें तो उसमें इनर लाइफ की बात है, इनर स्पिरिट की बात है, यानी कि वो जो चित्र है उस चित्र में आदमी घुसता है अपनी कल्पनाओं के ज़रिए। यहाँ पर वू दाओजी की जो स्टोरी है उसमें वो केव का दरवाज़ा खुल गया वो और पेंटर अंदर चला गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में ये स्टोरी है हमें बताने के लिए कि क्योंकि वो दरवाज़ा खुला तो एक सेंटेंस ये था कि द इनसाइड इज़ स्प्लेंडिड, यानी कि अंदर जो है वो बहुत ही अद्भुत दृश्य है। तो इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जब आदमी पिक्चर देखता है तो देखने से फिर उसकी जो इमेजिनेशन है वो ट्रिगर हो जाती है, और भी उसके बियॉन्ड जा कर के, उसके आगे जा कर के वो अपनी कल्पनाओं के रंग जो है उसमें भरता रहता है, और भी कई सारे विचार और चीज़ें जो है इमेजिनेशंस वो करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस यूरोप और एशिया के पिक्चर्स का पेंटिंग का है, ऐसा यहाँ पर ऑथर जो है वो हमें समझाना चाहते हैं। In the Chinese stories, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance। चाइनीज़ स्टोरी में क्या है, एम्पेरर बोलता है उस पेंटर को कि पेंटिंग बनाओ, लैंडस्केप बनाओ, और वो अप्रिशिएट करता है उसके आउटर अपीयरेंस को। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम टू द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन आर्टिस्ट जो है वो उसको अपने जो वर्क किया है उस वर्क के सही मायने जो है वहाँ ले जाता है। द एम्पेरर मे रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड। जो एम्पेरर यानी कोई भी बादशाह राजा होता है, उसने जो टेरिटरी जिस प्रदेश को जीता है उसके ऊपर हो सकता है कि वो अपने पूरे अधिकार से उसके ऊपर रूल करे, शासन करे। बट ओनली द आर्टिस्ट नोज़ द वे विद इन। लेकिन एक आर्टिस्ट ही ऐसा होता है कि जो उससे परे जा कर के शासन करता है, वो अंदर के मायने जो है वो जानता है। Let me show the way, the Dao, the word that means both the path or the method and the mysterious works of the universe। यानी कि वो जब कहता है कि मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ, that means कि उससे भी आगे कुछ है जो उसको समझाना चाहता है, कहना चाहता है। path, method, जो mysterious works है of the universe यानी ये पूरे ब्रह्मांड का, तो उसको वो अपने पिक्चर में ले आता है और फिर कल्पनाओं के ज़रिए आदमी को उसकी सैर कराता है। The painting is gone but the artist has reached his goal। पेंटिंग तो चला गया, वैनिश हो गया, लेकिन आर्टिस्ट अपने मुकाम पर पहुंच गया। बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, यानी कि कोई भी मटेरियल अपीयरेंस हमें जो दिखाई देता है उससे परे जाना, इसका मतलब है कि कल्पना से आगे जाना, उसे हम कहेंगे बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस। अ क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप इज़ नॉट मीन्ट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। क्लासिकल चाइनीज़ लैंडस्केप जो बना था वो
कोई एक्चुअल व्यू रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, यानी कि जो दिखता है वैसा नहीं है, उससे भी परे कुछ है। एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग यानी कि जो पेंटिंग है वैसा ही दिखता है, उसके कंपैरिजन में ये अलग है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it। और वो जो व्यक्ति है यानी कि यूरोपियन पेंटर जो है वो हमें उसने जो बनाया है उसे ही देखने का इजाज़त देता है, चांस देता है, या तो वो पिक्चर ऐसा है कि जो उसने बनाया है वही हम देखते हैं, उससे परे हम नहीं जाते हैं। फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, किसी स्पेशल एंगल से। द चाइनीज़ पेंटर डज़ नॉट चूज़ अ सिंगल व्यू पॉइंट, और चाइनीज़ पॉइंट जो है वो एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं चूज़ करता, लेकिन उससे भी परे वो चूज़ करता है। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, देन ट्रैवल इन इट। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज़ टू ट्रैवल अप एंड डाउन, देन बैक अगेन इन अ लेजरली मूवमेंट। यानी कि जो पेंटिंग एशियन पेंटिंग जो है कि उसमें मान लो कि कोई लैंडस्केप है जिसमें कुदरती दृश्य है, लेकिन उसमें जो जो स्पेसिस हैं, जो जो जगह हैं, उन जगहों में आप अपनी कल्पना के रंग भर सकते हैं। अपनी लेजरली मूवमेंट में आप अप एंड डाउन हो सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, उस चित्र के इर्द गिर्द और उससे भी परे आप कल्पनाओं के ज़रिए जा सकते हैं। दिस इज़ इवन मोर ट्रू इन केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रोल। एक स्क्रोल, एक इमेजिन करो कि एक हॉरिजॉन्टल स्क्रोल ये एक टाइप ऑफ पेंटिंग है, तो स्क्रोल की तरह एक रोल है मान लो कि, और उस रोल के ऊपर पूरा चित्र है, लेकिन रोल जैसे जैसे आप खोलते जाओगे वैसे वैसे आप और भी चीज़ें जो है वो देखते जाओगे। इन विच द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग द वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग देन रोलिंग इट अप टू मूव ऑन द अदर एड्स अ डायमेंशन ऑफ टाइम विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग। यानी कि जिस प्रकार से रोल आप मूव करते जा रहे हैं और आगे आगे जैसे चित्र देखते जा रहे हैं, तो वो एक ऐसा डायमेंशन उसमें ऐड करता है कि जो किसी भी दूसरे पेंटिंग के लिए अननोन है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, और जो व्यूअर है उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि उसने देखा और हो गया, लेकिन देखने के बाद फिर उससे परे वो जाएगा, बियॉन्ड जाएगा। हु डिसाइड्स एट व्हाट पेस he will travel through the painting, a participation which is physical as well as mental। यानी फिजिकल पार्टिसिपेशन तो है ही, हम अपनी आँखों से तो उसे देख ही रहे हैं, लेकिन मेंटली जैसे मैंने पहले बताया कल्पनाओं के ज़रिए आप उसमें गहराई में उतर सकते हैं। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हीज़ आइज़, ही वॉन्ट्स यू टू एंटर हीज़ माइंड। और चाइनीज़ पेंटर ऐसा नहीं है कि वो चाहता नहीं है कि वो सिर्फ आप उसे अपनी आँखों से ही देखें, लेकिन आप उसमें उतरे, उसके दिमाग में उतरे, बराबर ऐसा वो चाहता है। द लैंडस्केप इज़ एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस। और ये जो लैंडस्केप है वो इनर है और ये स्पिरिचुअल है और ये एक कंसेप्चुअल स्पेस है। कंसेप्चुअल स्पेस का यहाँ पर मतलब है कि इट रिफर्स टू रिलेशन विद द एब्स्ट्रैक्ट देन द फैक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज़ द इनकैलकुलेबल डायमेंशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स, यानी कि कंसेप्ट्स को समझने की यहाँ पर बात की गई है। दिस कंसेप्ट इज़ एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई, और ये जो कंसेप्ट है उसे शेंशुई के रूप में एक्सप्रेस किया जाता है। लिटरली माउंटेन वाटर, शेंशुई का मतलब है माउंटेन वाटर, विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंटेड द वर्ड लैंडस्केप। और इसको यूज़ किया जाता है दोनों चीज़ों को, वाटर को और माउंटेन को, यानी कि एज अ लैंडस्केप। मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, एक इमेज के 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड हैं। दीज रिप्रेजेंट 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, ये दोनों पोल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में जो पोल्स हैं उनको रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, और ये दाओइस्ट व्यू है यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का। ये दाओ यानी जो दाओ की विचारधारा है उस विचारधारा का ये व्यू है। द माउंटेन इज़ यंग, माउंटेन जो है वो यांग है। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, माउंटेन वर्टिकल होता है हेवन की ओर, यानी कि स्काई की ओर जाता है। स्टेबल होता है, वार्म होता है एंड ड्राई इन द सन,
और वो ड्राई होता है। वाइल द वाटर इज़ यिन, वाटर को क्या कहा गया है? यिन। माउंटेन को यांग, वाटर को यिन। हॉरिजॉन्टल है एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, वो अर्थ के ऊपर वो चलता है। फ्लूइड है, मॉइस्ट है एंड कूल है, जिसमें नमी है, वो ठंडा है और वो लिक्विड है। यानी कि दो एलिमेंट यहाँ पर कुदरत के लिए गए हैं, एक माउंटेन और एक वाटर। माउंटेन कैसा है? हार्ड है और वो स्काई की ओर उसका मुख है, वो ऊपर की ओर जाता है, हॉट है, गर्म है। और जो यिन यानी वाटर जो है वो ज़मीन के समांतर चलता है, कूल है, ठंडा है। दो एलिमेंट नेचुरल तत्व यहाँ पर लिए गए हैं। द इंटरेक्शन ऑफ यिन द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, यानी कि ये जो यिन है यानी वाटर है वो कैसा है? रिसेप्टिव है और उसका फेमिनाइन एस्पेक्ट है, वो स्त्री के रूप में उसको लिया गया है यूनिवर्सल एनर्जी के। एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, और उसका दूसरा जो अपोजिट है वो यांग है, यानी कि वो पुरुष है। एक्टिव एंड मास्कुलाइन, यानी कि पुरुषत्व है उसमें। इज़ ऑफ कोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज़म, और ये एक दाओइज़म का एक फंडामेंटल माने मूलभूत सिद्धांत है। व्हाट इज़ ऑफन ओवरलुक्ड इज़ एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट, और उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें हैं उसे जब ओवरलुक किया जाएगा, दूसरी चीज़ें जब देखी जाएगी उसमें, तो वो उसका थर्ड एलिमेंट है। द मिडल वॉइड देयर, मिडल वॉइड से मतलब है कि एम्प्टी स्पेस, यानी कि एक चित्र की कल्पना करो, कोई लैंडस्केप की कल्पना करो जिसमें एक पर्वत है, उसमें नदी बह रही है, पर्वत से उतर करके झरना बह रहा है, और उस बीच की जो रेखा है, उस बीच के जो खाली जगह है जहाँ पर एम्प्टी स्पेस है, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ ये दोनों का मिलाप होता है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, इसे योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम के साथ कंपेयर किया जा सकता है, ऐसा इनका कहना है। ब्रीद इन, रिटेन एंड ब्रीद आउट, यानी सांस अंदर लेना फिर सांस को बाहर लेना, और इन दोनों के बीच का जो है रिटेन, यानी कुछ देर के लिए सांस को रोकना, जिसे कुंभक भी कहा जाता है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज़ द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स, और सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ है जिसको रोकना, जहाँ पर मेडिकेशन जो है मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है, ध्यान घटित होता है। द मिडल वॉइड इज़ एसेंशियल, इसका मतलब है कि उसमें जो मिडल वॉइड है, इन दोनों के बीच का जो इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो चीज़ है वो ज़रूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, और उसके बिना कुछ भी हो नहीं सकता। हैंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप्स, जिस प्रकार से जो वाइट अनपेंटेड स्पेस होता है चाइनीज़ लैंडस्केप में, चाइनीज़ लैंडस्केप जो होता है उसमें जो खाली आकाश दिखाया गया है, तो उस खाली आकाश में हम अपनी कल्पना के रंग जो है उसको भर सकते हैं, उससे वो हम फिलअप कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल, ये वो जगह है जहाँ पर आदमी जो है वो फंडामेंटल रोल ढूंढता है, उसको मिलता है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, आकाश और पृथ्वी, ये दोनों के बीच का जो स्पेस है, ही बिकम्स द कंड्यूट ऑफ कम्युनिकेशन, और ये क्या बन जाता है? तो कम्युनिकेशन का कंड्यूट मीन्स माध्यम बन जाता है, बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के दोनों पोल्स का। हिज प्रेजेंस इज़ एसेंशियल, उसकी प्रेजेंस जरूरी है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पिक्स, फिर भले ही वो बड़े बड़े शिखरों से ऑप्रेस्ड हो, दबा हुआ हो। ही इज़ इन फ्रैंकोसिस चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, अगर फ्रैंकोसिस चैंग के वंडरफुल शब्दों में देखें तो द आई ऑफ द लैंडस्केप, उसे लैंडस्केप की आई कहा जाता है। तो ये एक एक्सेप्ट लिया गया है फ्रॉम द लैंडस्केप ऑफ द स्कूल एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज़ पेंटिंग, स्लाइटली एडिटेड। अब हम देखते हैं एक दूसरा पैराग्राफ यहाँ पर दिया गया है जिसको लिखा है बृंदा सूरी ने। हिंदुस्तान टाइम्स 28 अगस्त 2005 में ये आर्टिकल छपा था। तो गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट, यानी कि आउटसाइडर आर्ट जो है उसमें जाना, उसको पहचानना, उसको जानना। तो यहाँ पर उस आर्ट के बारे में थोड़ा हम देखते हैं, इस पैराग्राफ में हम समझने की कोशिश करेंगे। व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डुबुफे मोटेड द कंसेप्ट ऑफ आर्ट, यानी कि ये जो
इन द 1940s में जब फ्रेंच पेंटर थे जीन डुबुफेट, उन्होंने जब ये कंसेप्ट लिया आर्ट ब्रूट का इन द 1940s, द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वॉज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अनट्रेंड विजनरी यानी ये जो पेंटिंग है ये एक आर्ट है और उसको सीखा जाता है, यानी जो आर्टिस्ट है उसकी तालीम लेते हैं और तालीम के बाद उसको प्रोफेशनल रूप में जो पेंटिंग्स है वो बनाते हैं। लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं कि जो अनट्रेंड होते हैं, जिसे हम रॉ आर्टिस्ट भी कह सकते हैं। तो ऐसे आर्टिस्ट के लिए यहाँ पर आर्ट ब्रट ऐसा वर्ड यहाँ पर लिया गया है, यूज़ किया गया है। आर्ट ब्रट को अगर हम थोड़ा और भी अच्छे से जाने तो ये जो टर्म है आउटसाइडर आर्ट was coined by the critic Roger Cardinal in 1972 as an English synonym for art brut। फ्रेंच इसका मतलब होता है रॉ आर्ट और रफ आर्ट। तो उस आर्ट की बात है जिसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था। From its almost veiled beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally। और ये जो आर्ट था रॉ आर्ट, वो धीरे धीरे एक एरिया बनता गया, ऐसा फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया बनता गया ग्रेजुअली, धीरे धीरे, कि वो पूरी दुनिया में आउटसाइडर आर्ट के नाम से जाना गया। दिस जानर इज़ डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। क्योंकि ऐसे लोगों ने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली होती है, इसीलिए इस जानर को, इस प्रकार को, जानर का मतलब है काइंड, प्रकार, इस प्रकार को डिस्क्राइब किया जाता है द आर्ट एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट, जिनको राइट नहीं होता टू बी आर्टिस्ट होने का क्योंकि उन्होंने तालीम नहीं ली है। येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, लेकिन फिर भी वो टैलेंट दिखाते हैं, उनकी आर्टिस्टिक इंसाइट जो अंदर की जो समझ है वो हमें दिखाते हैं। देयर वर्क्स आर अ स्टिम्युलेटिंग कॉन्ट्रास्ट टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स। और ये जो ऐसे जो आर्ट्स है, जो रॉ आर्ट यानी कि रॉ आर्टिस्ट ने जो पेंटिंग्स बनाए हैं, वो स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रास्ट हो जाते हैं कभी कभी टू अ लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स। बहुत सारे मेन स्ट्रीम ऑफरिंग्स से मतलब है यहाँ पर ट्रेडिशनल आर्ट की जो तालीमी आर्ट्स होती है उसके साथ उसके मेन प्रवाह में वो आ जाते हैं। अराउंड द टाइम डुबुफेट वॉज propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise। ये जो आर्ट है वो उस समय रहते propounding his concept, ये जो कंसेप्ट है उसको propound किया जाता है। propound से मतलब है टू ले डाउन, टू एडवोकेट और टू प्रपोज, यानी कि उसकी एडवोकेसी की गई। एन अनट्यूटर्ड जीनियस वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज, एक अनट्यूटर्ड जीनियस यानी कि जिसने तालीम नहीं ली है, ऐसा जीनियस तो है ही वो, लेकिन उसने तालीम नहीं ली है, लेकिन वो अपने कल्पनाओं के ज़रिए पिक्चर बनाता है। वॉज क्रिएटिंग पैराडाइज। ईयर्स एगो द लिटल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगन clearing to make himself a garden sculpted with stone and recycled material is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh। और ऐसा एक आर्टिस्ट है कि जिसने जंगल साफ़ किया और उसमें एक गार्डन बनाया जिसको रॉक गार्डन के नाम से जाना जाता है। और कई ऐसी जो चीज़ें होती है, जो पुरानी चीज़ें होती है, बिना काम की चीज़ें होती है, उनको रिसाइकल करके उसको बनाया है। उसी चीज़ को आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो गार्डन जो है वो बनाया गया है। और रॉक गार्डन स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोकन बेंगल्स बाय नेकचंद नाम के एक जो व्यक्ति है जिन्होंने चंडीगढ़ में ऐसा बनाया। अब उन्होंने कोई तालीम नहीं ली है, कोई वो मतलब प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ उन्होंने, एक ऐसी आर्ट का प्रदर्शन यहाँ पर किया है कि जिसकी नोट पूरी दुनिया में ली गई थी। इट्स 80-year-old क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद, इसके बनाने वाले व्यक्ति है नेकचंद है, जिनकी उम्र 80 साल थी। इज़ नाउ हेल्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। ये जो आउटसाइडर आर्ट है
उसके भारत के बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर के नाम पर उनको जाना जाता है। यानी आउटसाइडर आर्ट का कंसेप्ट आप समझ गए होंगे कि ऐसी आर्ट ये है कि जिन लोगों ने प्रोफेशनली तालीम नहीं ली है और फिर भी वो जीनियस बन गए हैं, हो गए हैं, ऐसे लोगों को हम आउटसाइडर आर्ट की कैटेगरी में ले आएंगे। द 50th इशू स्प्रिंग 2005 ऑफ रॉ विजन, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nekchand and his rock garden sculpture woman by the waterfall on its anniversary issues cover। यानी कि उन्होंने ये जो रॉ विजन एक UK बेस्ड मैगज़ीन है जो पायोनियर है इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस का, उन्होंने नेकचंद को फीचर किया और अपना उनका जो 50th इशू था उसमें उसके कवर पेज में इनकी आर्ट को उन्होंने छापा था उनकी एनिवर्सरी के ऊपर। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट वॉज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। ये जो सिद्धांत है आर्ट ब्रूट का यानी रॉ आर्ट का, वॉज ऑफ वर्क्स दैट वर इन देयर रॉ स्टेट, जो रॉ स्टेट में होते हैं यानी उनकी कच्ची स्थिति में जब वो होते हैं, एज रिगार्ड्स कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, और कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस को रिगार्ड करते हैं। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम अ टिन टू अ सिंक टू अ ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट। और ऐसी आर्ट के लिए कोई भी मटेरियल, चाहे वो टिन होता है या कोई सिंक का टूटा हुआ टुकड़ा होता है या ब्रोकन डाउन कार का कोई मटेरियल होता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसी आर्ट में उपयोग में लाए जा सकते हैं। समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट्स, और ऐसी ही चीज़ों का यूज़ करके नेकचंद जो है वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच पाए हैं। Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream। मतलब ऐसी जो चीज़ें हैं वो एक ये टेस्टिमनी है, एक नमूना है, आउटस्टैंडिंग नमूना है ऐसी आर्ट का कि जो एक डिफरेंस क्रिएट करता है। एक अकेला व्यक्ति ऐसी चीज़ों से अपने सपनों का जो बगीचा है, गार्डन है, वो बना सकता है ऐसी रॉ मटेरियल का यूज़ करके रॉ आर्ट के क्षेत्र में। द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम बाय वे ऑफ अ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स। और यूनेस्को ने भी, जो स्विस कमीशन है यूनेस्को का, उन्होंने भी उनका ऑनर किए थे बाय द वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स, यानी कि यूरोपियन एक्सपोजिशन जो है उसमें उनका सम्मान हुआ था। द 5-month इंटरेक्टिव शो रियाल्म ऑफ नेकचंद बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्ज़रलैंड। और 5 महीने का इंटरेक्टिव शो भी स्टार्ट हुआ रियाल्म ऑफ नेकचंद के नाम से। बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्ज़रलैंड के लीडिंग म्यूजियम्स में, बेल्जियम, फ्रांस एंड इटली, इन सभी जगहों पर। द बिगेस्ट रिवार्ड इज़ वॉकिंग थ्रू द गार्डन और एंड सीइंग पीपल एन्जॉइंग माई क्रिएशन, नेकचंद सेज। और नेकचंद कहते हैं कि मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड मानो या तो रिवॉर्ड मानो तो वो क्या है, वो जो लोग मेरे गार्डन में आते हैं उसे देखते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं, एंजॉय करते हैं, उनका जो क्रिएशन है, उनका जो सर्जन है, वही उनके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है, ऐसा नेकचंद ने कहा है। तो बृंदा सूरी, हिंदुस्तान टाइम्स, 28 अगस्त 2005 में ये आर्टिकल छपा था, लिखा गया था। तो यहाँ पर आर्ट के अलग अलग जो मायने हैं उसके बारे में इस लेसन में हमने समझा है। आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन वेल। थैंक यू।